नम्रता, मेरी दवा लेके आओ, 10:30 बज गए हैं। आई माँ जी। आज दवा देने में फिर देर कर दी। पता है डॉक्टर ने क्या कहा है कि ठीक 10:30 बजे दवा लेनी। जी माँ जी, ये लीजिए। इतनी रात को कहाँ जा रही है रचना? घूमने जा रही हूँ माँ जी। बाय दीदी। समीर, समीर जल्दी चलो, देर हो रही है। समीर भैया, आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हो घूमने? आप ही की बहन को सैर कराने ले जा रहा हूँ बाबू। हाँ हाँ ठीक है, और मैं फिर से बोल रही हूँ, समीर के सामने कुछ भी मत बोलना। हाँ, रखती हूँ। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो? किससे बात कर रहे थे? अरे क्लाइंट से मीटिंग की बात चल रही थी काफी टाइम से, आखिरकार मान ही गया। क्या बात कर रहे हो, रचना मान गई? फिर से वही बात, तो मुझ पर शक क्यों करते हो कल्पना? तुम इतना झूठ क्यों बोलते कपिल? अच्छा तुमसे बातें नहीं करनी, बाहर में जा दूं। हाँ हाँ जाओ जाओ, रचना को इतना वेट करना ठीक नहीं है, जाओ। अब तुम ऐसे ही मेरी सारी बात मानते रहो, फिर देखना हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तुमने घर पर किसी को बताया तो नहीं ना कि हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं। समीर, समीर नहीं है क्या? वो रचना को लेकर बाहर गया है। आज आपको काफी देर हो गई आने में। हाँ वो देर हो गई। सोचा था शादी के बाद समीर जिम्मेदार बन जाए, लेकिन रचना ने तो उसे और बिगाड़ दिया। ना खर्च पे लगाम है और ना जुबान पर। उसकी माँ ने उसे कुछ सिखा कर नहीं भेजा क्या? माँ बस भी करो। और वैसे भी समीर तो पहले से ही ऐसा है, उसने कब जिम्मेदारी उठाई? हाँ लेकिन रचना को उसे समझाना चाहिए ना। अब तक दोनों घर नहीं लौटे। मैंने बेटा, उसका वो दोस्त है ना मनु, उसे फोन कर, उससे पूछ, कुछ पता तो लगे दोनों कहाँ गए हैं। अब इतनी रात को क्या फोन करूँ माँ? और ये कोई नई बात तो है नहीं, आ जाएंगे वो। दोनों के फोन बंद आ रहे हैं, तू पता कर, वरना मुझे नींद नहीं आएगी। इधर वॉलेट, ना कोई आईडी प्रूफ, फोन भी नहीं। मारने वाला वॉलेट ले गया, लेकिन नोटों की गड्डी यहीं छोड़ दी। मर्डर पैसों के लिए नहीं हुआ। आप लोगों में से सबसे पहले लाश किसने देखी थी? जी सर, लाश को सबसे पहले मैंने देखा। किसी को आते जाते देखा है? नहीं सर, बस ये देखा और मैंने आपको फोन। कपड़े फटे हुए, शायद रेप हुआ है। सर आसपास कोई मोबाइल या पर्स नहीं मिला। कपड़ों से अच्छे घर की लड़की लगती है, पर शादीशुदा है, गले में मंगलसूत्र है। एक शादीशुदा औरत अकेले यहाँ क्या कर रही थी? तो हो सकता है वो यहाँ किसी और के साथ आई हो, उसी ने इसे मारा हो। एक शादीशुदा जोड़ा घर से एक साथ निकलता है और कुछ घंटों बाद अलग अलग शहरों से दोनों की लाशें बरामद होती हैं और दोनों जगहों की पुलिस को एक दूसरे के मर्डर केस के बारे में कोई खबर नहीं थी। इस जोड़े की हत्या के पीछे क्या मकसद था? रफ्तार से आगे बढ़ रही इनकी जिंदगी पर मौत की लगाम आखिर किसने और क्यों लगाई थी? नम्रता दीदी, दीदी क्या हुआ, कहाँ खोई हुई हो? समीर और रचना कल रात से वापस नहीं आए, उन्हीं के बारे में सोच रही थी। तेरा भाई अभी तक घर नहीं लौटा है, रात से सुबह हो गई है। चिंता मत करो माँ, आ जाएंगे दोनों।
मन्नू को भी बोल दिया मैंने पता करने को। सुनिए, मुझे भी उनकी फिक्र हो रही है। इसे इतनी देर तक बिना बताए। अरे यार, बेकार में ही घबरा रहे हो तुम दोनों। विनय, तो अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाओ और रिपोर्ट लिखवा। पर मैं कह रहा हूँ, बेकार में चिंता कर रहे हो तुम दोनों। कल रात करीब 11 से 1 बजे के बीच पहले लड़की को बेहोश किया गया है, फिर गला दबाया गया है। पहले इसे बेहोश किया फिर मारा है। जी हाँ। सर, लड़की की फोटो को आसपास के सभी थानों में भिजवाया है और कहीं भी कोई मिसिंग कंप्लेंट होगी तो जल्दी पता चल जाएगा। पृथ्वी बेटा, आज शाम को तैयार है। शर्मा जी अपनी पत्नी और बेटी अदिति के साथ हमारे घर आ रहे हैं। मुझे शादी नहीं करनी। को पता नहीं ये बात कब समझ आएगी। देख बेटा, उस बात को 8 महीने बीत चुके हैं। अब तो आप ये शादी की बात छोड़ेगी या मैं घर छोड़ दूं? विनय भैया पुलिस स्टेशन गए हैं शिकायत लिखवाने। हाँ मनु बेटा, समीर और रचना कल रात से घर नहीं लौटे। उन दोनों के फोन भी बंद आ रहे। मनु, समीर ने तुम्हें कुछ बताया था क्या कि वो कहाँ जाने वाले हैं? नहीं भाभी, समीर ने तो इस बारे में मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। आज के बाद दोबारा ऐसा घटिया मजाक किया ना तो जान से मार दूं। उज्जैन पुलिस को इसकी लाश भी 18 सितंबर को मिली। जी सर, इस लड़के की भी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिली, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मौत का वक्त और मारने का तरीका बिल्कुल सेम है। हमें जिस लड़की की लाश मिली थी उस केस के डिटेल्स इस केस के डिटेल्स से काफी मैच करते हैं। उज्जैन के माधव चौक पुलिस स्टेशन के पीएसए अनिरुद्ध से मेरी बात हुई। तुमने जिस लड़की की फोटो और डिटेल्स भेजी है उसे पढ़ते ही मुझे लगा कि शायद ये दोनों विक्टिम्स कनेक्टेड हैं। क्या ये दोनों विक्टिम्स उज्जैन के हैं? ये तो पता नहीं कि उज्जैन से इंदौर से, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से लड़के की भी मौत 17 सितंबर की रात की 11 से 1 के बीच हुई। पहले नशीली दवा देकर बेहोश किया गया और फिर गला घोटकर मार दिया गया। प्रशांत, इस लड़के की फोटो इंदौर के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो और खबरियों को काम पर लगा दो। पुलिस और खबरियों ने इंदौर और उज्जैन में जगह जगह दोनों विक्टिम्स के बारे में पूछताछ की और जल्द ही उन्हें पता चल गया कि वो दोनों विक्टिम्स समीर शुक्ला और रचना शुक्ला थे। हाँ सर, समीर मेरा छोटा भाई और रचना उसकी पत्नी। सर, कुछ खबर मिली उनकी? वो लोग 2 दिन से घर नहीं आए हैं। ढूंढेंगे कैसे? आप लोगों ने उनकी मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं लिखवाई। ये क्या कह रहे हैं आप? विनय ने खुद जाकर थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी। माँ, मुझे लगा कि थोड़ा रुक जाता हूँ, शायद वो दोनों अपने आप ही वापस आ जाएं। तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? सर, समीर और रचना अब कहाँ हैं? हमें उन दोनों की डेड बॉडीज मिली। क्या? अरे समीर, आज तो फिर मेरी बाइक लेके भागने की फिराक में। भैया प्लीज ले जाने दो ना, आज कॉलेज में रोज डे। समीर, मुझे काम पर जाना है, मैं कैसे जाऊंगा? बस में जाना पड़ेगा मुझे। प्लीज भैया प्लीज, सिर्फ एक दिन के लिए, आज रोज डे है ना इसलिए। ठीक है, जा ले जा। थैंक यू सो मच। विनय, कुछ पूछा है मैंने तुम्हें, सुन रहे हो तुम? सॉरी सर, आप कुछ कह रहे थे? तुम्हारे भाई समीर की किसी के साथ दुश्मनी थी? नहीं। रचना का किसी के साथ झगड़ा हुआ था? क्योंकि मारने से पहले उसके साथ जबरदस्ती की गई, शायद रही। कुछ बता सकते हो कि ऐसा कौन कर सकता है? तुमने मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई और अपनी बीवी और माँ को झूठ क्यों कहा कि लिखवाई है? सर, मेरा भाई, मैं कुछ, सर इस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, फिलहाल के लिए जा सकते। ये विनय वाकई में इतना प्यार करता था या एक्टिंग कर रहे हैं?
ये समीर और रचना, इनका कत्ल एक ही तरीके से हुआ है, लेकिन इनकी डेड बॉडीज हमें अलग अलग शहरों में मिली। सर ये सब कुछ पूरे प्लानिंग से किया गया है और शायद एक से ज्यादा लोग शामिल हैं। ये शुक्ला परिवार के भाइयों के बीच रिश्ता कैसा था ये पता करो, क्योंकि अक्सर जब रिश्तों में लाइन क्रॉस होती है ना, न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन जाती है। क्या हो पापा, ऐसे हड़बड़ा क्यों रहे हो? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। पापा सोशल मीडिया का जमाना है, बाहर आजकल से अखबार तक नहीं रहते। तूने रचना के बारे में पढ़ा? हाँ, बुरा हुआ। पृथ्वी बेटा तू ठीक तो है? हाँ पापा मैं ठीक हूँ। आप चाहते थे ना मैं अदिति से मिलूं, मैं तैयार हूँ। तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए थी रचना। ये सब नहीं होता। क्या हुआ? रचना, मेरी मेहंदी का रंग कितना अच्छा आया है ना, देख। तू रो रही है? तू सच्ची रो रही है? चुप कर, मैं कहाँ रो रही हूँ? नहीं, तेरी तो सिर्फ आंखें लीक कर रही है ना? सच बता, मुझे मिस करेगी इसलिए रो रही है ना? मैं तुझसे कह रही हूँ, जब तेरी शादी होगी ना तब तू। दीदी, क्या शादी? शादी शादी मतलब बिना पगार की नौकरी। पति को खुश रखो, सास को खुश रखो और अपने सभी सपनों पर ताला मार के बंद कर दो। मुझे नहीं करना। क्यों नहीं करनी शादी? मैंने नम्रता के देवर समीर से तेरे रिश्ते की बात चलाई है। बहुत अच्छा लड़का है और तुझे पसंद भी करता है। माँ पसंद नहीं, पूरा लट्टू है रचना पर। देख रचना, मैं तुझे अभी समझा रही हूँ, तो सुधर जा। आसमान में नहीं जमीन पर रहना है हमें। माँ जी, आपकी दवाई का वक्त हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा, विनय ने मुझसे झूठ क्यों बोला? उसने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? मोनू, तुम समीर के बचपन के दोस्त हो, उसे अच्छे से जानते हो। हाल फिलहाल में उसका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या कहासुनी हुई थी? आज के बाद दोबारा ऐसा घटिया मजाक किया ना तो जान से मार दूंगा। नहीं सर, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ, समीर और विनय भैया के रिश्ते के बारे में। साहब, विनय भैया और समीर के बीच में पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन 8 महीने पहले जब से समीर और रचना की शादी हुई तब से सब कुछ बदल गया। लेकिन रचना तो विनय की बीवी नम्रता की सगी बहन थी ना? जी सर, लेकिन नम्रता भाभी और रचना में बहुत फर्क था। जहाँ भाभी ने आज तक पूरे परिवार को संभाल के रखा, वहीं रचना ने उन्हें आते ही अलग कर दिया। माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आज इतने सालों बाद अचानक मेरी दुकान और आपका टिफिन बिजनेस वाली बात क्यों उठ रही है? क्योंकि समीर को अपने हक का एहसास हो गया है जीजा जी। हक का एहसास तो तुमने करवा दिया रचना, तो अब लगे हाथ इसे जिम्मेदारी का एहसास भी करा दो। एहसास तो आपको होना चाहिए ना जीजा जी। समीर कोई छोटा बच्चा नहीं है जो आप उस पर अपना हुक्म चलाते रहे और वो चुपचाप सुनता रहे। रचना, ये कोई तरीका है अपने जीजा जी से बात करने का? तरीका तो इनका गलत है दीदी। छोटे भाई का हक छीन रहे हैं ये। मैं हक छीन रहा हूँ अपने छोटे भाई का? सही तो कह रही है भैया, क्या गलत कहा रचना ने? लेकिन समीर भैया, इन दोनों से कुछ बोलने का कोई फायदा नहीं। इसके बाद से उनके घर में काफी तनाव रहने लगा। आपने खाना नहीं खाया तो दूध तो पी लीजिए। माँ ने कुछ कहा क्या तुमसे? विनय ने मुझसे झूठ क्यों बोला? उसने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? नहीं, मगर आपने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? तुम मुझ पे शक कर रही हो? विनय देखिए, मैं आपका दर्द समझती हूँ। मैं भी रचना से उतना ही प्यार करती थी जितना आप समीर से। सर ये समीर के कॉल रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है, लेकिन सर रचना के कॉल रिकॉर्ड्स में ये एक नंबर है जिससे बार बार कॉल्स आते हैं। सर ये नंबर किसी कपिल चौकसी के नाम पे रजिस्टर्ड है। सर फिलहाल ये नंबर स्विच ऑफ है, लेकिन हमें कपिल चौकसी का एड्रेस मिल गया है। और ये नंबर जिस पर रचना की आखिरी बार बात हुई थी, ये किसका है?
और मैं फिर से बोल रही हूँ, समीर के सामने कुछ भी मत बोलना। सर ये नंबर किसी हरीश अय्यर के नाम पे रजिस्टर्ड है। फिलहाल ये नंबर स्विच ऑफ है और इसका एड्रेस फेक है। इस कपिल चौकसी को उठाकर लेकर आ और हरीश अय्यर के बारे में पता करो। कल्पना, अच्छा यही होगा कि आप हमें सच सच बता दें कि आपके पति कपिल इस वक्त कहाँ है। सर मेरा उस आदमी के साथ कोई वास्ता नहीं है। कपिल क्या हुआ, इतना डरे हुए क्यों हो? हाँ, क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया है। मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। अगर पुलिस रचना के बारे में पूछे तो पुलिस को बता देना कि मैं रचना के बारे में कुछ नहीं जानता। अब मुझे जाना होगा। कपिल! आपके पति कपिल का रचना के साथ अफेयर था, ये बात आपको पता भी थी और फिर भी आपने कुछ नहीं किया। घर वालों से बगावत करके मैंने कपिल से शादी की थी। उनके पास वापस कैसे जाती? रचना की वजह से मेरी बसी बसाई जिंदगी बिखर गई। तो रचना की मौत की खबर सुनकर आपको तो खुशी हुई होगी। सुनकर तो ऐसे लगा था कि भगवान ने मेरी सुन ली। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, शादी करोगे मुझसे? मुझे पता है तुम भी मुझसे। कि क्या? कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? नहीं कपिल, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ऑनलाइन चैटिंग के वक्त बिल्कुल साफ क्लियर किया था कि मुझे ये शादी प्यार इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर तुम ये बकवास क्यों कर रहे हो? तुम्हें मेरी फीलिंग बकवास लग रही है? कपिल मेरा हाथ छोड़ो, मुझे लग रही है। मैं तुम्हारे साथ प्यार के लिए था, मजे के लिए नहीं। पर इस बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना? हाँ नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर अच्छा टाइम बिताने आती हूँ, जो कि तुमने पूरा खराब कर दिया है। कपिल चौकसी, अफेयर? आप ये क्या कह रहे हैं? आप किसी हरीश अय्यर को जानती हैं? रचना के मर्डर से पहले आखिरी बार उसने इसी से बात की। मैं किसी हरीश अय्यर को नहीं जानती। कौन है ये? क्या इसका भी रचना के साथ अफेयर? आपके पति विनय कहाँ है? आपको जो कुछ पूछना आप पूछ सकते हैं सर। नम्रता, उस रात विनय काफी देर से घर लौटा था ना? 17 सितंबर की रात को मेरा टेम्पो बिगड़ गया था सर। गैराज का रसीद है मेरे पास, जहां से मैंने टेम्पो ठीक करवाया था। समीर और रचना 17 सितंबर को गायब हुए और 20 सितंबर तक तुमने उनकी मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखवाई थी। क्यों? क्योंकि समीर की शादी के बाद ऐसा 2-3 बार पहले भी हो चुका था। समीर और रचना अक्सर बिना बताए घूमने चले जाते थे। मैंने सोचा 1-2 दिन में लौट आएंगे। सर यही सच है। और दुकान के किराए के पीछे हुए झगड़े का सच, वो क्या था? सर रचना के उकसाने पर हमारे बीच झगड़ा हुआ था, लेकिन समीर हमेशा से जिद्दी रहा है। ये मनमानी करना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। समीर और रचना की शादी को सिर्फ 8 महीने हुए थे और इन महज 8 महीनों में ही समीर और उसके बड़े भाई विनय के बीच अलगाव पैदा हो गया था। ये बात भी सामने आई थी कि शायद रचना का किसी कपिल चौकसी के साथ अफेयर था, लेकिन अब जो खबर सामने आने वाली थी वो शुक्ला परिवार को पूरी तरह से झकझोर कर रख देने वाली थी। तुझे क्या लगा था? तू बताएगा नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा? बोल, समीर के मर्डर से 1 दिन पहले तुम दोनों का किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? आज के बाद दोबारा ऐसा घटिया मजाक किया ना तो जान से मार दूं। तुझे भरोसा नहीं है ना मेरी बात पे? ये देख अपनी आंख से। ऐसा क्या था उस वीडियो में कि समीर के होश उड़ गए? बता दो। रचना का सच जो इत्तेफाक से मेरे सामने आ गया। सर वो कुछ 3-4 हफ्ते पहले मेरा दोस्त पंकज इंदौर से आया हुआ था। हम दोनों होटल के कॉरिडोर से बाहर आ ही रहे थे कि वहां मुझे रचना दिखी। वो किसी आदमी के साथ थी। मुझे देखकर ये बहुत झटका लगा। मेरे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और उनके कमरे में अंदर जाने की वीडियो बना ली ताकि समीर को दिखा सकूं। कौन है आदमी? सिर्फ ये एक आदमी नहीं है, मैंने उस होटल के वेटर से बात भी की है। हाँ साहब, ये मैडम अक्सर यहाँ आती हैं और इनसे मिलने कई साहब आते हैं। मुझे काफ़ी दिन तक समीर को सच बताने की हिम्मत ही नहीं हुई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उसे सच बताना भी ज़रूरी है, तो मैंने उसे 16 सितंबर को सब सच बता दिया। अगले दिन पता चला कि रचना और समीर दोनों गायब हैं और
फिर उनकी लाश मिली। ये आदमी कौन है? मैं नहीं जानता, लेकिन उस दिन अंतिम संस्कार वाले दिन ये घर पे आया हुआ था। मैं नहीं जानता ये कौन है। अंतिम विधि में ये आदमी आपके घर आया था? आया होगा, मुझे नहीं मालूम। तुम्हारी बीवी नम्रता इस सब के बारे में जानती है? नम्रता, रचना ने जो किया उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। विनय, आप पुलिस की बात मत सुनो, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। रचना ऐसी नहीं थी। पुलिस ने खुद उस होटल में जा करके पता लगाया था जहां रचना। ये रचना भी ना जाते जाते हम सबका मुंह काला कर गई। तेरी माँ ने यही सिखाया था क्या उसे? नम्रता, माँ, तो कुछ भी बोले जा रही हो तुम। सर, पूरे परिवार में इस आदमी को कोई नहीं जानता। ये आदमी अंतिम संस्कार के लिए आया था और इसे कोई नहीं जानता। अजीब बात है। रचना के कॉल रिकॉर्ड्स में कपिल चौकसी और हरीश अय्यर के अलावा और कोई सस्पिशियस नंबर नहीं मिला है। लेकिन रचना से मिलने उस होटल में कई लोग आते थे, तो हो सकता है कि उसके पास कोई दूसरा नंबर हो। रचना के इस दूसरे रूप के बारे में सच में कोई नहीं जानता। ऐसे कैसे? रचना की जिंदगी का सच आखिर था क्या, और इस डबल मर्डर के पीछे कौन था और उसका मकसद क्या था, और कितने लोगों को रचना का सच पता था? मंगल, हरीश, विनय, कपिल, क्या इतने ही लोग थे जिन्हें रचना ने चोट पहुंचाई थी, या फिर इस लिस्ट में और भी नाम शामिल होने वाले थे? वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम हंसते भी हो। मतलब जब पहले मिले थे तो तुम हमेशा देवदास बने फिरते थे। वो एक दौर था जो बीत चुका है। किसी से सच्चा वाला प्यार हो गया था क्या? एक लड़की थी जिससे मैं बहुत प्यार करता था। आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा तो। अरे नहीं, मैं अब ठीक हूँ। वैसे तुम जिस लड़की की बात कर रही हो वो मेरे लिए 8 महीने पहले ही मर चुकी। जी सर, मैं उसी के घर जा रहा हूँ, पहुँच के अपडेट करता हूँ। अंदर कमरे में है। बोल। सर, मैंने रचना को नहीं मारा। तो फरार क्यों हो गया था तू? मुझे लगा कि सारा शक मेरे ऊपर जाएगा। मैं उससे प्यार करता था सर, मैं उसको क्यों मारूंगा? अच्छा आशिक है रे तू। जब तुझे पता चला कि तेरे माशूका के और भी आशिक है तो तूने उसे और उसके पति दोनों को मार डाला। सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है सर। मैं तो उससे शादी करना चाहता था, वो भी राजी थी सर। शादी करोगे मुझसे? नहीं कपिल, मुझे ये शादी प्यार इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कौन है? इसे जानते हैं? इसका नाम क्या है? हरीश अय्यर। कितनी देर कपिल? 10 मिनट से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी आओ। रचना, तुम यहाँ धूप में क्यों खड़ी हो? तुम्हें गर्मी लग रही होगी। मंगल, तुम यहाँ? तुम एक हफ्ते से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? वो मैं कॉल करने ही वाली थी तुम्हें। मुझे लगा ही, इसीलिए मैं नया फोन लेने निकला था। वो पुराना फोन मैंने तोड़ दिया ना, वो यहाँ मार के। क्यों? वो तुम फोन नहीं उठा रही तो गुस्सा आ गया, गुस्से में मैंने यहाँ मार मार के तोड़ दिया फोन। बस 2 मिनट रुक जाओ प्लीज। हाँ रचना, रचना बाहर निकलो, जल्दी भागो यहाँ से कपिल, इसका दिमाग खराब है। रचना बाहर निकलो। सर फिर आया ये, प्लीज यहाँ से चलो। रचना, रचना। कौन था ये? अरे मंगल वर्मा नाम है इसका। एक बार इसने मुझे किसी शादी में देख लिया था, मैंने बस इस पे थोड़ी सी तरस खा के बात क्या कर ली, ये तो पीछे ही पड़ गया। कहता है इसे मुझ में अपनी मरी हुई पत्नी नजर आती है। सर, उस दिन रचना काफी घबराई हुई थी। मंगल को देख के उसके पसीने छूट रहे थे। सर, इससे ज्यादा मैं मंगल के बारे में कुछ नहीं जानता। सर, खबरी जाकिर मंगल वर्मा की खोज पे लग गया है, जल्दी कुछ पता चल जाएगा। और होटल के रजिस्टर में जो भी नाम और पता था सब फर्जी था। ये कपिल खुद को बचाने के लिए झूठ भी बोल सकता है। कहानी सुनाकर अपनी करनी मंगल वर्मा पर डाल रहा है। पृथ्वी बेट, मुझे लगा तू रचना को भूल चुका। भूल चुका हूं मैं पापा। शायद वो ऐसे ही खुल गया होगा। कुछ काम था आपको? मैं तो यहाँ आदित्य के साथ तेरी शादी की बात करने आया था। और तू?
और मुझे अदिति पसंद नहीं आई। मैं शादी नहीं कर सकता उसके साथ। साहब ये मंगल वर्मा है ना, साहब ये बलबीर नगर में रहता है, नियति अपार्टमेंट्स करके बिल्डिंग है, वहीं रहता है। सर मंगल वर्मा को उसकी वाइफ ज्योति के मरने का गहरा सदमा लगा था, दिमागी हालत पे काफी अनस्टेबल हो गया था। इनफैक्ट काफी टाइम तक वो अस्पताल में था जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। अभी 1 साल पहले हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है। उसके डॉक्टर ने बताया कि कभी कभी वो आपे से बाहर हो जाता है, काफी वायलेंट हो जाता है, लेकिन किसी भी पुलिस स्टेशन में उसकी कोई वायलेंट या क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं मिली। तुम रचना से कैसे मिले? उसे पहली बार मैंने एक शादी में देखा था। उसे देखकर ऐसा लगा कि उसके रूप में मेरी ज्योति वापस आ गई, इसीलिए मैं उससे बात करने लगा, फिर उसे मिलने लगा। बिल्कुल ज्योति की तरह रखता था मैं उसे। वाह, थैंक यू सो मच। खुश हो ना? बहुत ज्यादा। अच्छा मंगल, अब मुझे निकलना होगा, बहुत देर हो रही है। हाँ अभी मत जाओ ना प्लीज। एक काम करते हैं, हम ना शादी कर लेते हैं, फिर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन इस बारे में हम बाद में बात करें। कब? पिछले 1 महीने से तुम यही बात की। क्या प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी जिंदगी में कोई और है, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, छोड़ना चाहती हो मुझे? नहीं, तुम धोखा नहीं दे सकती। रचना तुम मेरी बीवी हो, सिर्फ मेरी बीवी हो रचना। मंगल 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 क्या कर रहे हो? मंगल 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 मेरी बात सुनो मंगल, इसे फेंक दो मंगल। शादी करोगी मुझसे वरना? मंगल, मेरे जीजा जी और मेरी बहन अभी घर से बाहर गए, वो जैसे ही आएंगे ना मैं उनसे बात करूंगी। अभी ये कांच मुझे दे दो, हाँ प्लीज। उस दिन के बाद मेरी रचना से कोई बात ही नहीं हुई। बहुत फोन किए मैंने उसे, लेकिन इसने उठाया ही नहीं। रचना के साथ कौन से नंबर पर बात होती थी तुम्हारी? 4441121। रचना ने बेवकूफ बनाया तुम्हें। तुम यहाँ उसे महंगे महंगे तोहफे देते रहे और वो वहां तुम्हारे साथ साथ 4 और लोगों को भी घुमा रही थी। रचना के बारे में ऐसे बात मत करो प्लीज। ये हम नहीं, पूरा इंदौर बोल रहा। तुम नहीं जानते? अरे तुम्हारे जैसे कई आशिक है उसके, उनमें से एक यहाँ जेल में भी है। कहता है कि वो रचना से प्यार करता था और रचना भी उससे प्यार करती। तुम जिस होटल में रचना के साथ जाते थे, रचना वहां और लोगों के साथ भी जाती थी। रचना सिर्फ मेरी थी, उसके बारे में बकवास नहीं समझे? उसके बारे में बकवास मत करना। रचना सिर्फ मेरी थी, बकवास बात मत करो। सर सिर्फ रचना के एक चक्कर के बारे में सुन के इतना वायलेंट हो सकता है रचना के प्रोस्टिट्यूशन के बारे में पता चल गया और इसी ने उसे मारा। तुम सही कह रहे हो। मंगल रचना से जिस नंबर पर बात करता था उस नंबर का सीडीआर निकलवा, उसमें रचना के और भी क्लाइंट्स के नंबर होंगे, उनसे बात करो, उनका बैकग्राउंड चेक करो। अभी तो सिर्फ 2 ही आशिक मिले हैं, पता नहीं लाइन में और कितने आशिक खड़े होंगे। तुमने भागकर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ही ली थी। वो तो मैंने सही टाइम पर पुलिस को बुलाकर तुम्हें सब कुछ बर्बाद करने से रोक लिया। आगे अपने बयान पर डटे रहना, और अगर मुझ पर भरोसा हो गया हो तो जैसा जैसा मैं कहूँ ठीक वैसा वैसा करना। जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूंगा, बस मुझे यहाँ से निकाल लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ दुनिया का सबसे अच्छा पति बन के दिखाऊंगा। तीर निशाने पे लगा, वो बहुत डरा हुआ है, कह रहा जैसा मैं कहूंगी वैसा ही करेगा। हाँ ओके, शायद रचना की मौत मेरी जिंदगी बना दे। साहब कोई बाइक पसंद आई? ऐसी फटीचर बाइक लेने से मैं कोई साइकिल ले लूंगा। कोई अच्छी है तो बता। अरे साहब एकदम नई और ताजा माल आया है साहब, आप इसको देखो एक बार। ये अच्छी है। पेपर्स कब तक बनाएगा? पेपर सब बन जाएंगे, बस आप पसंद करो, मैं नंबर बदल देता हूँ। चल मेरे साथ, तुझे जेल में नया कैदी नंबर देता। बोल साहब माफ कर दो साहब, कसम खाते हैं हमें उसका नाम नहीं मालूम साहब। हम चोरी गाड़ी जरूर खरीदते लेकिन उनका नाम पता नहीं पूछते हैं साहब। कल तो याद होगी ना तुझे? स्केच आर्टिस्ट को बुलाकर इससे स्केच बनवा लेना, और इसे अगर शक्ल याद नहीं होगी ना तो इसकी शक्ल बिगाड़ देना। संदिग्ध गई थी
किसी का नाता समीर से था तो किसी का रिश्ता रचना से। असली मुजरिम जो भी था वो दोनों से जुड़ा हुआ और शायद दोनों से ही चोट खाया हुआ था। पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो अब भी पर्दे में थे और इसीलिए वो पुलिस के शक के दायरे से भी बाहर थे। उनके इरादे, उनकी मंशा अब भी गुप्त थी, लेकिन जल्द ही सारे नकाब उतरने वाले थे और सच सामने आने वाला था। माँ, कहाँ जा रही हो? पुलिस स्टेशन, समीर के कातिल के बारे में पता कर। अरुणा जी, समीर और रचना के कातिल को हम ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको किसी पर शक है? नहीं, लेकिन जिसने भी ये किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सर, मुश्ताक ने स्केच बनवाया। क्या आप इसे जानते हैं? इसने समीर की बाइक बेची। सर, इसे तो मैंने समीर भैया के साथ देखा था। संध्या। जी भैया। हम लोग आगे ही जा रहे हैं तेरे घर की तरफ से, तुझे छोड़ देंगे। जी। ये पृथ्वी भैया उज्जैन से। नमस्ते। पृथ्वी उज्जैन से? नम्रता और रचना भी उज्जैन से ही हैं। और कुछ याद है इस आदमी के बारे में? थैंक यू भैया। हाँ सर, कार का नंबर नोट कर लीजिए, MPXY0001। सर, नंबर प्लेट के नीचे पृथ्वी की जान जैसा कुछ लिखा था। ये लीजिए वकील साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि जो मैं चाहती हूँ वो मैं कपिल से साइन करवा लूंगी। उसने बिना पढ़े बिना देखे इन पेपर्स पे साइन कर दिया। इसमें डिवोर्स पेपर्स के साथ साथ प्रॉपर्टी के पेपर्स भी हैं, जो अब उसने मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दिया। बता दो। क्यों मारा दोनों को? बोल। रचना और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे। हम 2 साल से एक साथ थे। फिर से लेट हो गए। फिल्म की शुरुआत में सो जाएगी यार। अरे वैसे भी मैं कौन सा फिल्म की स्टोरी में इंटरेस्टेड हूँ। चलें, पॉपकॉर्न भी लेना है। जा रही हो तुम? हाँ, और रुकी तो तुम्हारे पापा घर आ जाएंगे और फिर पूरे उज्जैन में बात फैल जाएगी। एक काम करें, शादी कर लेते हैं। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। एक काम करो, तुम कर लो शादी। अरे ये क्या मजाक है रचना? अच्छा सुनो, अगर तुम अभी शादी के लिए तैयार नहीं हो तो मैं राह देखूंगा। मैं राह देखता रहा और रचना ने अचानक अपनी राह बदल ली। तुम किसी और के साथ शादी कर रही हो? हाँ, मैं तुम्हारे लिए इतने सालों से इंतजार कर रहा हूँ और तुम अपनी ही बहन के देवर के साथ शादी कर रही हो। तो तुम्हें इनविटेशन नहीं दिया इसलिए तुम गुस्सा हो? तुम्हारे लिए शादी वगैरह सब मजाक है ना? तो और क्या है, जन्मों जन्म का बंधन। रचना की शादी हो गई, वो जिंदगी में आगे बढ़ गई, लेकिन मैं उसके दिए हुए धोखे में उलझा रहा सर। और इसलिए रचना से बदला लेने के लिए तुम इंदौर आ गए और हरीश अय्यर के फेक आईडी पर एक नया सिम कार्ड खरीद लिया। हाँ सर, मैं उसके बर्बादी की पूरी तैयारी करके आया था। अरे पृथ्वी, तुम यहाँ? और वाह, क्या रूप है। बाय द वे, ये समीर है, मेरे पति। हाय पृथ्वी। समीर, ये पृथ्वी है, मेरा कॉलेज फ्रेंड। मैंने समीर से दोस्ती कर ली। मैंने बताया कि इंदौर में पापा की ज़मीन है जिसे मैं बेचने आया हूँ। मैंने ज़मीन का भाव इतना कम बताया कि रचना और समीर दोनों लालच में आ गए। फिर ज़मीन दिखाने और टोकन देने के बहाने मैंने उनको बुलाया। हाँ, हम लोग निकल रहे हैं। हाँ, और समीर ने पैसे भी ले लिए, लेकिन ध्यान रखना समीर को हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अरे नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं कोई भी पुरानी बात नहीं करूँगा। मुझे सिर्फ बिजनेस करना है। हम डिनर करके प्लॉट देखने जाएंगे और फिर डील वहीं पे फाइनल कर देंगे। हाँ हाँ ठीक है, और मैं फिर से बोल रही हूँ, समीर के सामने कुछ भी मत बोलना।
समीर, समीर चल। ये कहाँ है? संभाल के, थोड़ा ही आ गया प्लॉट। रचना? हाँ रचना आएगी पीछे से, आ जा। समीर, समीर कहाँ है? मैंने समीर की लाश वही उज्जैन में छोड़ दी और रचना की लाश मैंने इंदौर में आके फेंक दी। दोनों के फोन मैंने तोड़ के नाले में फेंक दिए और अगले दिन समीर की बाइक ढाबे से उठा ली। पृथ्वी, ये सब करके क्या मिला तुझे? मिला सर, बदला मिला। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता चला कि समीर और रचना के पास इतना सारा पैसा है कि वो तुम्हारी जमीन खरीद सकते हैं? सच सच बता, ये सारी प्लानिंग तूने अकेले नहीं की थी? सर मुझे बताया गया था कि उनको दुकान का किराया मिलता है, वो कहाँ जाते हैं, कहाँ घूमते हैं, इन सब की डिटेल बताई गई थी। सच सच बता दे, कौन है इस केस का मास्टरमाइंड? सर, ये पृथ्वी सच कह रहा है या अपना किया किसी और के सर पे डाल रहा है? अगर ये पृथ्वी झूठ बोल रहा है तो हमारे पास कोई सबूत नहीं, लेकिन अगर ये पृथ्वी सच भी बोल रहा है तो हमें उसका कन्फेशन चाहिए होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पृथ्वी हमारे साथ खेल खेल रहा है। सच जानने के लिए हम भी खेल खेलते, उठा दे उसको। पृथ्वी ने सब कबूल कर लिया, तेरी बारी है। अरे मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते। पृथ्वी ने खुद विनय का नाम लिया है। झूठ बोल रहा है पृथ्वी, मेरे पति ऐसा कर ही नहीं सकते। आपके सामने ही आपके पति से हम सच उगलवाते हैं। चलिए बोल, चल बोल। विनय, विनय आप ठीक है ना? उन्होंने आपको कुछ किया तो नहीं? अब तक तो कुछ नहीं किया है, लेकिन आगे का वादा नहीं कर सकते। बेहतर यही होगा कि तू सच बता दे। मैंने कुछ नहीं। तू ऐसे नहीं बोलेगा, लगता है सच उगलवाने की स्पेशल ट्रीटमेंट तुझे देनी ही पड़ेगी। सर मेरा मैंने मरवाया रचना और समीर, इन्हें कुछ नहीं पता, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये तो क्या कह रही है नम्रता? सच बोल रही है वो। सारा सच हम पहले से ही जानते थे, बस वही सारा सच हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे, इसीलिए तुम्हारे पति विनय को पकड़ने का नाटक हम लोगों ने किया था। सारी कहानी बताओ, सारा प्लान बताओ। सारा प्लान मेरा था। मैं नहीं चाहती थी कि रचना और समीर जिंदा बचे, पर इसके लिए मुझे किसी की मदद की जरूरत थी। तुम्हारा ध्यान कहाँ था? नहीं था। नम्रता, रचना कितनी देर लगा दी यार आने में? मम्मी से कितना झूठ बोलूं तेरे लिए? तो क्या सच बता दोगी? मुझे डांट खाने दोगी? और फिर मैं पृथ्वी मेरे प्यार से कैसे मिलूंगी? नहीं ऐसे नहीं है दीदी, अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम कल का भी प्लान बना ले। आप संभाल लोगी ना? हाँ संभाल लूंगी, तू नाटक बंद कर। नम्रता थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं होती तो मैं ऐसे रोज मिल भी नहीं पाता। मैं पृथ्वी और रचना के रिश्ते के बारे में कॉलेज से जानती थी। मुझे पता था पृथ्वी उससे कितना प्यार करता था और अब भी करता है, इसलिए मैंने तय किया और पृथ्वी से मिलने चली गई। नम्रता, हाय। आओ ना अंदर। तुम्हें याद है पृथ्वी, कॉलेज में तुम मेरे तेल वाले बालों का कितना मजाक उड़ाते थे। चंपू चाची के नाम से सब जानते थे तुम्हें। चंपू चाची? और वो नाम मैंने रखा था। क्या दिन थे ना वो। याद है तुम रचना के कितने दीवाने थे। नम्रता, रचना की बात फिर कभी मत उठा। मैं अभी भी तकलीफ में हूँ और उसे बुला नहीं पाया हूँ। आई एम सॉरी, आई अंडरस्टैंड। रचना ने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई है और वो आज भी वही कर रही है। शादी उसने समीर के साथ की है, मगर सुहागरात सबके साथ मना रही है। पृथ्वी, क्या किया तुमने? कर क्या हाथ? रचना का नाम मेरे सामने कभी मत लेना। बहुत मुश्किल से उसे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। पापा भी चाहते हैं कि मेरी शादी अदिति से हो जाए और वो लड़की भी अच्छी है, बस मेरा मन नहीं कर रहा। मैं जानती हूँ कि रचना ने तुम्हें बहुत दुख दिया है, मगर सच कहूँ तो रचना पहले से ही बहुत सेल्फिश थी। उसने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा और उसने तुम्हारे साथ जो किया है उसके बाद तो शायद तुम हमेशा तकलीफ में रहोगे, कभी मूव ऑन नहीं कर पाओगे। लेकिन तुम ये सब मुझे क्यों कह रही हो? क्योंकि मैं खुद तकलीफ में हूँ।
मैं बस चाहती हूँ कि रचना समझे कि वो इस तरह लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। पृथ्वी, तुम रचना को मार डालो। क्या? देखो, उसने तुम्हारे साथ जो किया है और वो बाकी कई लोगों के साथ कर रही है, वो सही नहीं है। उससे रोकना होगा। मैं मानता हूं कि मुझे रचना पे बहुत गुस्सा है और उसको मारने से ही मुझे सुकून मिलेगा, लेकिन सिर्फ सुकून के लिए मार दूं? पूरा रिस्क मेरा और फायदा सिर्फ तुम्हारा हो रहा है, मेरा कुछ फायदा नहीं हो रहा है यहाँ पे। तुम्हें मुझसे जो फायदा उठाना उठा लो, बस रचना और समीर को मार डालो। तुमने रचना को मारने का प्लान सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि तुम्हें लगा था कि रचना की हरकतों की वजह से तुम्हारा घर टूट सकता है। मुझे उसके अफेयर के बारे में पहले से ही मालूम था, मगर जब मुझे पता चला कि वो किस हद तक गिर चुकी है तो मैं हिल ही गई। वो किसी के साथ भी सो रही थी और उसके बदले में उसके क्लाइंट्स से। रचना प्रोस्टिट्यूशन में है, ये बात तुम्हें पहले से ही पता थी? मेरी टिफिन सर्विस की हेल्पर संध्या, उसका पति उसी होटल में काम करता था जहाँ रचना जाके। मैंने रचना को कई बार समझाने की कोशिश की। हाँ, धंधा करती हूँ। धंधा तो सभी करते हैं ना दीदी, आप भी तो टिफिन का धंधा करती हैं। पेट की भूख मिटाती हैं और मैं शरीर की, और इसमें साथ साथ कमाई होती है दीदी, वो अलग। हे भगवान, रचना तो कितनी बेशर्म हो गई है। अगर समीर को पता चला तो, बाकी घर वालों को पता चला तो क्या दीदी, तब की तब देख लेंगे ना। और वैसे भी समीर से कहीं बेहतर मिल जाएंगे मुझे। रचना, तेरे साथ साथ मेरा भी नाम जुड़ा हुआ है। तेरी हरकतों की वजह से मेरा घर टूट जाएगा। अरे हमारे परिवार की बदनामी होगी सो अलग। रचना, माँ को मरे 1 साल भी नहीं हुआ है, सोचो कि आत्मा को कितनी ठेस पहुंचेगी। अरे दीदी, आप किन बातों को लेकर बैठ गई हो? ये समाज वमाज कुछ नहीं होता है। लोग सिर्फ 4 दिन बातें करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जिंदगी दीदी एक ही है। और मैं अपनी जिंदगी अपने मन मुताबिक जीना चाहती हूँ, अपनी मर्जी से। रचना समझ ही नहीं रही थी। वो घर, परिवार, समाज किसी के बारे में नहीं सोचना चाहती थी, बस अपने मन की करना चाहती थी, जैसे वो बचपन से करती आ रही थी। मगर अब बस बहुत हो चुका था। मैं उसे अपना घर उजाड़ने नहीं दे सकती थी। लेकिन समीर को क्यों मरवाया? पूरा किराया देकर आपने कोई एहसान नहीं किया मुझे। वैसे भी वो मेरा हक है जो पिछले कई सालों से आप मुझसे छीनते आ रहे हैं। मैं छीनते आ रहा हूँ? मैं छीनते आ रहा हूँ? हाँ, तुम। समीर भी रचना जैसा ही था। उन दोनों को घर की इज्जत की कुछ पड़ी नहीं थी। वो दोनों तो बस घर की शांति खराब करने पे तुले थे। उन्हें बस बर्बाद करना आता था। वो दोनों तुम्हारा घर बर्बाद कर देंगे, इस डर से तुमने खुद अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर लिया है। मैंने, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं डर गई थी। मुझे लगा कि रचना की सच्चाई जानकर आप मुझे छोड़ देंगे। हमारे परिवार की इज्जत, समाज, हम सबको क्या मुंह दिखाते। गुस्सा मेरे अंदर भी था, लेकिन तुम अपने गुस्से और नफरत में इतनी अंधी हो गई थी कि तुमने इतना भी नहीं सोचा कि जो आग तुम लगाने जा रही थी वो तुम्हारा अपना घर भी राख कर देगा। तुमने सब कुछ खत्म कर दिया नम्रता। नम्रता शुक्ला और पृथ्वी त्यागी पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 120 के तहत साजिश के चार्जेस लगाए गए। पृथ्वी पर बलात्कार के लिए धारा 376 भी लगाई गई है और दोनों इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। रचना का शादी और समाज की मर्यादाओं की परवाह किए बिना बेलगाम जीना नम्रता को मंजूर नहीं था। नम्रता को जो डर था उसके लिए वो अपने पति से बात कर सकती थी। कई बार गलत ख्याल हम पर हावी हो जाता है, लेकिन किसी अपने से, किसी करीबी से बात करने से हम वो गलत कदम उठाने से बच सकते हैं। कुछ भी करने से पहले ये जरूर सोचें कि उसका आप पर और आपके परिवार वालों पर क्या असर होगा। ये मीनल और प्रदीप अभी तक आए नहीं।
ये देखो दादी, मम्मी, पापा और छवि। अरे वाह छवि, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई, पर हरा को नहीं बना। कोई बात नहीं, मैं बना लूं। देखो छवि, अब तुम्हारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई। ये उमा कहाँ है? लो, हो गई दवा तैयार। रात को गर्म दूध के साथ ले लेना, 1 हफ्ते में आराम आ जाएगा। अरे उमा, सुबह से अभी दिखाई दे रही है, काम खत्म नहीं हुआ तेरा? इस घर में काम कभी खत्म होता है? और जब से प्रदीप भैया की छोटी बच्ची बीमार पड़ी है ना, तब से तो काम और बढ़ गया है। अरे वो तो सिर्फ 8 महीने की है, क्या हो गया उसे? पता नहीं, पिछले 7 दिनों से अस्पताल में है। 7 दिनों से? तो कब आएगी वापस? मतलब बच्ची ठीक तो है ना? पता नहीं, अभी प्रदीप भैया, लगता है प्रदीप भैया बच्ची को लेकर आ गए। मैं बाद में मिलती हूँ। रिद्धि, एक काम कर, पंडित जी के लिए फल रखे थे ना, वो ले आ। सिद्धार्थ भैया, फल लेके आओ। शंभू, जहाँ देखो ना वहां शुरू हो जाता है। तुझे कहा था कि जल्दी जल्दी प्रसाद बांट। बहुत ही आलसी है, इतने साल हो गए इधर काम करते हुए, लेकिन थोड़ी भी फुर्ती नहीं है इसमें। आलसी कहीं का। दीदी, बहुत अच्छा हुआ जो धरा खतरे से बाहर आ गई। मेरी तो ना जान ही सूख रही थी। अरे वाह दीदी, कितना सुंदर नेकलेस है। वैसे कुछ भी कहो, तुम ना बहुत लगी। इतना अच्छा हस्बैंड, इतना अच्छा परिवार और इतने प्यारे प्यारे बच्चे। वैसे शीतल, लकी तो हूँ मैं, पर बस जेठानी के मामले में लक ने कुछ साथ नहीं दिया मुझे। हेलो भैया, कैसे हो आप? पापा कहाँ है? अंदर है, पूजा में है। क्या बात है भाभी, आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो। चल कुछ भी। कहाँ चल दिए? अभी एक्चुअली एक काम है, वरना जाने का तो मेरा भी दिल नहीं है। अच्छा, भैया भाभी के आते ही कल्टी? हाँ, ऐसी बात नहीं है भाभी, आप प्लीज जाइए, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? छवि सुनो तो। छवि, आओ बेटा, मेरे साथ बैठो, टीवी देखेंगे। नहीं, मुझे खेलना है। ये चल रहा है, कोई है भी नहीं यहाँ पर। मैं तो डर ही गई थी। उमा, चाय दे। ये शंभू, शंभू, ए शंभू, शंभू, उठ। जब देखो सोता रहता है, निकम्मा कहीं का। जाके बाजार से मैदा ला और बाकी सामान भी। उठने के बाद आदमी 2 घंटा आराम नहीं कर सकता। हमारा बस चले तो उनके चाय में चूहे मारने की दवा डाल। भाभी, भाभी चाय। अच्छा, रख दो टेबल पर। उमा, धारा माजी के पास है क्या? नहीं, माजी के पास तो नहीं है। मैं अभी सबको चाय देकर आई, किसी के पास धारा नहीं है। माजी, धरा कहाँ है? धरा तुम्हारे साथ ही तो थी। रिद्धि, 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 धरा कहाँ है? मुझे नहीं पता चाची। हे भगवान, मेरी बेटी कहाँ चली गई? प्रदीप आए थे क्या? भाई को उसे बाहर ले गए हो? नहीं दीदी, जीजू तो नहीं आए।
मैं तो यहीं बैठकर टीवी देख रही हूँ। मैं कह रहा हूँ घर में नहीं मिलेगी, कोई उठा कर ले गया उसे। मिस्टर अग्रवाल, आप थोड़ा सब्र रखिए। सर सब्र रखूं मैं? मेरी बेटी मिसिंग, सिर्फ 8 महीने की, वो सिर्फ 8 महीने की। आपको क्या लगता है वो खुद चलकर बाहर जाएगी? आप इस बात के लिए श्योर हैं कि घर के अंदर कोई बाहर वाला नहीं आया था? सर इधर स्टोर रूम में कुछ है। सबको बाहर रोको। महज 8 महीने की धरा अग्रवाल को बड़ी बेरहमी से उसके अपने ही घर में मार दिया गया था। और चौंकाने वाली बात यह थी कि यह हत्या दिन में उसके घर वालों की मौजूदगी में हुई थी। क्या यह काम किसी बाहर वाले का था जो सबसे छुपकर घर में घुस आया था और अग्रवाल परिवार से जाती दुश्मनी निकाल रहा था, या फिर धरा की हत्या के पीछे किसी अपने का हाथ था? सर, बच्ची को मारकर ब्लैंकेट में लपेटकर इस डॉल हाउस में वहां छुपा दिया गया था। इंपल्सिव किलिंग लगती है। किलर को मारने के बाद सोचने का मौका नहीं मिला, इसलिए उसने बच्ची को मारकर इस डॉल हाउस में छुपा दी। लेकिन एक बात है सर, ये स्टोर रूम घर के अंदर है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बाहर वाला घर के अंदर आया और किसी को इस बात का पता नहीं चला? पूरे घर को सील करो। एफएसएल से कहो कि पूरे घर से सैंपल उठाएं। मीनल जी, इस वक्त आप पर क्या गुजर रही है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कातिल तक पहुंचने के लिए हमारे लिए पूरी वारदात को जाना जरूरी है। मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हुआ। दोपहर में धरा रो रही थी। अगर मैं नहीं सोती तो मेरे पास से उसे कोई नहीं ले जाता। आपने कोई आहट सुनी? किसी को देखा हो? मैं जब तक जगी थी तब तक के वहां कोई नहीं था। जब उमा मेरे रूम में आई तब मेरी नींद खुली। जिस वक्त ये हुआ घर के ज्यादातर लोग सो रहे थे, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। कोई घर के अंदर आया, बच्ची को मारा और मारकर स्टोर रूम में छिपाकर चला गया। तुमने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं? नहीं सच साहब, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने किसी को नहीं देखा, कोई आवाज नहीं सुनी। सर हमें कुछ नहीं पता, हम दोनों तो अपने कमरे में सो रहे थे। मैं तो अपने दोस्त के घर पे था सर। मुझे तो रिद्धि ने कॉल करके बताया। क्या बोल रहे साहब? बच्ची का खून कैसे? वो हम पता लगा रहे हैं। आप दोनों की ये दुकान कब से है? लगभग 2 सालों से। किसी अनजान आदमी को इस घर में आते जाते हुए देखा है? हमने कुछ नहीं देखा साहब। उस वक्त हम यहाँ नहीं थे। हम तो दोपहर में अपनी दुकान बंद करके घर चले जाते थे। इनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस नोट कर लो। करीब 5 बजे मैं सोकर उठी और इधर हॉल में आई तो शीतल थी। जब आप यहाँ आई उस वक्त शीतल यहीं बैठी हुई थी? हाँ, नहीं शीतल यहाँ नहीं थी जी, वो मैं वॉशरूम गई थी। और बाकी सारे वक्त आप यहीं थी, इसी ड्राइंग रूम में? जी। और आपने किसी को अंदर आते या बाहर जाते हुए नहीं देखा? जी नहीं, मैं टीवी देख रही थी। क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं चला। आसपास इंक्वायरी की सर, पर किसी ने भी किसी अनजान आदमी को इस घर में आते जाते नहीं देखा। ये पक्का इनसाइड जॉब है। ये काम किसी अंदर वाले का ही। तूने मारा है ना मेरी बेटी को? तूने मारा मेरी बेटी को? छोड़िए, तूने मारा? छोड़िए, छोड़िए। साहब सच कह रहे साहब, मार्केट ही गए थे साहब, क्योंकि साहब हमको मालूम था कि जल्दी आ जाएंगे तो माँ जी दूसरे काम पे लगा देंगे। इसलिए साहब वहीं घूम रहे थे साहब, उसी में देरी हो गई। अगर तुझे देरी भी हो गई थी ना तो इसका मतलब ये नहीं कि तूने खून नहीं किया। कल्याणी जी ने तुझे तो उठने के बाद मार्केट भेजा था ना, तब तक तो बच्ची को मार दिया गया था। चल बोल बोल, कैसे किया? बोल। सच कह रहे हैं साहब, कुछ नहीं किया साहब, हमारा यकीन कीजिए साहब, कुछ नहीं किया। सर उसे ये सब करने के लिए सुनील कंडपाल ने कहा होगा। उसी ने शंभू को हमारे घर रखवाया था। कौन सुनील कंडपाल? सर हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है और ये सुनील कंडपाल पिताजी का पार्टनर था। बहुत घपला किया सर इसने बिजनेस में। पिताजी के जाने के बाद हमने इसको इसका हिस्सा दिया और इसे बिजनेस से निकाल दिया। इस बात से बहुत गुस्से में था वो। तुम लोग ने समझ क्या रखा है? मुझे झुंझुना थमा कर चलता करोगे? जो बिजनेस है ना, मेरा और तेरे बाप का जॉइंट बिजनेस था। यदि अगर बंटवारा हुआ 50-50 का हुआ। हाँ सर, सुनील ने हमारे ऊपर केस किया हुआ है, लेकिन हम भी पीछे नहीं हट रहे। तो सुनील ने कभी यारी दोस्ती में आपके घर पर शंभू को नौकरी पर रखवाया था। अब क्योंकि आपके और सुनील के बीच में झगड़ा चल रहा है
तो आपको लगता है कि सुनील के कहने पर शंभू ने उसे मारा? सर बात सिर्फ इतनी सी नहीं, उसने मुझे धमकी दी थी। सब कुछ तेरी वजह से हुआ है प्रदीप। तेरी उम्र भले ही हो गई, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। बहुत पछताएगा तू। सर शंभू इतने सालों से हमारे घर पे काम कर रहा है, लेकिन 6 महीने पहले वो हमसे झगड़ा करके सुनील के घर काम करने चला गया और अभी महीने भर पहले फिर वापस आ गया। मालिक गलती हो गया, अब जाने भी दीजिए। अब इतने साल आप लोग के यहाँ पे काम किए हैं, अब सुनील साहब तो वैसे ही हैं, जानते तो हैं आप। अब उनके पास कौन टिक सकता है? एक काम तो ठीक से होता नहीं है तुमसे, काम कम शिकायतें ज्यादा करते हो। मैम साहब वो पथरी की बीमारी है ना, लेकिन अब हम पूरा काम करेंगे अच्छे से। अरे लाओ हम रख देते हैं, लाओ लाइए। हाँ साहब, हम गए थे सुनील साहब के पास साहब, क्योंकि सब यहाँ पे सब लोग हमारा खून चूस लिए थे साहब। ऊपर से माजी का डांट अलग। सुनील साहब हमारे गांव के हैं साहब, तो चले गए उनके पास। लेकिन वो क्या कम है साहब, इतना काम कराते और पगार देने में आनाकानी करते। गरीब आदमी है साहब, ऐसा तो चाहिए ना साहब। सर ये शंभू पैसे का बड़ा लालची है, इसी ने ये काम किया, मेरी बच्ची की जान ले ली उसने। सर दरा के होने से पहले मीनल का 3 बार मिसकैरेज हुआ, बहुत मुश्किल से धरा हुई थी। सुनील और शंभू का इसमें कोई हाथ है या नहीं है, ये हम पता लगा लेंगे। इन दोनों के अलावा कोई और है जिस पर आपको शक हो? सर मैं कह रहा हूं, शंभू नहीं मारा होगा मेरी बच्ची, किसी और को एक मासूम बच्ची की मौत से क्या मिलेगा? क्या हुआ वहां? अरे क्या कर रही हो, ऐसे कहाँ जाएंगे हम? कहीं भी चले जाएंगे। अब पुलिस से झूठ तो बोल दिया है ना, सच कब तक छुपेगा उनसे? मैं कह रहा हूँ ना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। यहाँ से भागेंगे ना हम, तो जरूर पुलिस हमारे पीछे लग जाएगी। हेलो हेलो। हाँ मनीष, हाँ मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तुझे पुलिस का फोन आए या कोई भी तुझसे मेरे बारे में पूछे तो कहना कि आज का सारा दिन मैं तेरे साथ तेरे घर पे था, ठीक है? लेकिन हुआ क्या है? वो मैं तेरे को बाद में बताऊंगा, बट अभी जितना कहा है उतना कर। बच्ची पे कई इंजरी मार्क्स हैं। पहले उसको गला दबाकर मार दिया गया, उसके बाद कोई चाकू या तेज धार वाली चीज से गला काटा गया। मतलब डबल श्योर किया गया कि बच्ची मर चुकी है? हाँ, उसके गाल पे भी निशान हैं जो कि थप्पड़ के लगते हैं। मौत का वक्त? दोपहर 3 से 5 के बीच में। इसके अलावा बच्चे के सर के पीछे चोट लगी है जो कि मरने के बाद लगी है, एज इफ किसी ने उसको पटका। और बच्ची के ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग है जो कि पहले से है। ब्लड क्लॉटिंग? हाँ। आपकी बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसके ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग था। हाँ। अभी 1 हफ्ते पहले ही उसे हॉस्पिटल से घर लेकर आए। कौन सा हॉस्पिटल? डॉक्टर का नाम? जी हाँ, धरा का ट्रीटमेंट मेरे पास ही चल रहा था। ये प्रदीप और मीनल, इनकी फैमिली का बिहेवियर कैसा था बच्ची के लिए? दोनों बहुत वरीड थे अपनी बच्ची को लेकर। हमें धरा का ऑपरेशन करना था और धरा के बचने के सिर्फ 30% चांसेस थे, लेकिन फिर भी उसके पेरेंट्स ने 10 लाख रुपए खर्चा करके उसका ऑपरेशन करवाया। अच्छा डॉक्टर, ये बच्ची के दिमाग में क्लॉटिंग की वजह क्या थी? ऑक्सीजन की ब्लॉकेज की वजह से ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। तो क्या धरा को सांस लेने में कोई प्रॉब्लम थी? नहीं, मेडिकल एग्जामिनेशन में तो धरा को ब्रीदिंग की कोई भी प्रॉब्लम सामने नहीं आई थी। तो क्या धरा के साथ किसी ने जबरदस्ती की थी जिसकी वजह से उसे सांस लेने में कोई प्रॉब्लम हुई? मैं ऐसा सोचना भी नहीं चाहता कि धरा के साथ जानबूझ के ऐसा किसी ने किया, पर हाँ, अगर बच्चे को सफोकेट करने की कोशिश की जाए तो उसके ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। तू यहाँ ठहर, मैं आता हूँ। प्लानिंग तो अच्छी की थी आपने, खुद जाकर दिल्ली बैठ गए और शंभू के हाथों धरा का मरवा दिया। सर मैं बच्ची को क्यों मरवाऊंगा? वो प्रदीप झूठ बोल रहा है सर। तो आपने शंभू को पैसे देकर उसके हाथों धरा को नहीं मरवाया? सर शंभू ने किया नहीं किया मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा होगा अगर आपका लेना देना ना हो, क्योंकि अगर आपका लेना देना हुआ तो आपके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है। सर प्रदीप बड़ा अजीब इंसान, दोनों हाथों से पैसे समेटना चाहता। सर मेरी बात छोड़ो, अपनी सगी साली के पति को भी बिजनेस के लिए पैसा नहीं दिया। ऐसे आदमी के साथ तो कोई भी दुश्मनी निकाल सकता है सर।
किसी भी घर में एक छोटे बच्चे के आ जाने से उसके बड़े भाई या बहन का ईर्ष्या करना ये एक साधारण सी बात है। धरा के आने के बाद शायद छवि भी इसी दौर से गुजर रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी अपनी मां के पास उसके लिए वक्त नहीं, और इस बात पर कई बार उसने अपना गुस्सा भी जाहिर किया। लेकिन क्या यह मुमकिन था कि उसकी ईर्ष्या इस हद तक बढ़ गई थी कि उसने अपनी ही बहन की जान ले ली? या इस सब के पीछे सुनील कंदपाल का हाथ था, जिसे उसकी बनाई कंपनी से जबरदस्ती अलग किया गया था और वो प्रदीप से इसी बात का बदला लेना चाहता था? या फिर इस हत्या का जिम्मेदार कोई तीसरा था जो अब तक किसी की नजर में नहीं आया था? सर, सुनील और शंभू दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले। हाल फिलहाल तो इन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है और ना ही कोई लिंक मिल रहा है। मीनल और शीतल, इन दोनों के हस्बैंड्स की भी डिटेल्स निकाली हैं। सर, ये मीनल और शीतल दोनों मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हैं। मीनल पढ़ाई में अच्छी थी, उसने MBA किया है, और वहीं कॉलेज में प्रदीप से प्यार हो गया और शादी हो गई। शीतल ने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, उसने सिर्फ ग्रेजुएशन किया और 4 साल पहले उसने अभय से शादी की। अभय उस वक्त एक जेनेटर मैन्युफैक्चरर कंपनी में जूनियर मैनेजर की पोस्ट पे था और पिछले 1 साल से अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करने में लगा हुआ है। अभी तक कुछ खास हो नहीं पाया है, ज़्यादातर घर में बैठा रहता है। लाल, मीनल और प्रदीप दोनों को बुला पूछताछ के लिए। शीतल और उसके पति अभय से आप लोगों के रिश्ते कैसे हैं? सर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? शीतल मेरी सगी बहन है। कोई लड़ाई झगड़ा? सर ऐसा कुछ नहीं है, और प्लीज मेरे घर वालों पर उंगली उठाना बंद कीजिए। मेरे घर में ऐसा कोई नहीं है जो मेरी बच्ची की जान ले ले। मेरी धरा से सब लोग बहुत प्यार करते थे सर। तुम घर चलो, मैं आता हूँ। क्यों? तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ ऑफिस में काम है, मैं काम खत्म करके आता हूँ। सर, मैं मीनल के सामने बात को बढ़ाना नहीं चाहता था। मीनल की बहन शीतल और उसका पति अभय, सर ये दोनों पैसे के मामले में सही नहीं है सर। वो अभय जो है बहुत आलसी है सर, अच्छी खासी नौकरी छोड़कर घर पे बैठ गया और मेरे पीछे पैसे के लिए पड़ गया। अभय को ना अपने बिजनेस के लिए कुछ पैसे उधार चाहिए थे, तकरीबन 20 लाख रुपए। देखो शीतल, अभय से मेरी इस बारे में बात हुई है। लेकिन जीजू, अभय उधार ही तो मांग रहे हैं, बहुत जल्द वापस भी कर देंगे। आई अंडरस्टैंड शीतल, लेकिन क्या है ना कि अभय के पास कोई सॉलिड बिजनेस प्लान नहीं। अब बिजनेस प्लान नहीं है तो वो इतनी बड़ी रकम चुकाएगा कैसे? और उसके बाद भी शीतल ने मुझसे कई बार पैसे मांगे, मैंने नहीं दी। लेकिन मुझे लगता है सर कि शीतल जो है वो मीनल से जेलस है। अरे वाह दीदी, कितना सुंदर नेकलेस है। वैसे कुछ भी कहो, तुम ना बहुत लकी हो। तो आपको लगता है कि शीतल ने गुस्से और जलन की वजह से धरा को मार दिया? सर मैं हाँ नहीं कह रहा, लेकिन मैं ना भी नहीं कह रहा इस बात से। क्या हुआ शीतल? ध्यान कहाँ तुम्हारा? ये जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। अब होने को तो बहुत कुछ नहीं होना चाहिए था शीतल, लेकिन हुआ ना। छवि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप और मीनल दोनों सगी बहन, एक ही घर में पैदा हुई, पली, बड़ी, लेकिन बड़े होने के बाद आपकी मीनल दीदी का स्टेटस और भी बड़ा हो गया। बुरा तो लगता होगा आपको। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? गलत कह रहा हूँ? जलन नहीं होती कभी? आपकी मीनल दीदी चाहती तो आपके पति को पैसे देकर बिजनेस शुरू करने में इनकी मदद कर सकती थी, लेकिन नहीं की। गुस्सा तो आया होगा। मुझे किसी की एहसान की जरूरत नहीं है। आप 1 साल से बेरोजगार हैं। आपने घर पर यही बताया कि आपने बिजनेस के लिए नौकरी छोड़ी, जबकि हकीकत यह है कि आपको नौकरी से निकाला गया था। ये रही आपकी बैंक डिटेल्स और आपके लेनदारों की लिस्ट। गले तक कर्ज में डूबे हुए हैं आप प्रदीप से बिजनेस के लिए पैसे मांग रहे थे, जबकि हकीकत यह है कि पैसे आपको अपना कर्जा चुकाने के लिए चाहिए थे। वो एक्चुअली आपने प्रदीप से पैसे मांगे होंगे, प्रदीप ने पैसे देने से मना किया होगा, आपको बुरा लगा होगा, गुस्सा आया होगा, है ना? और आपकी सगी बहन ने, आपकी दीदी ने आपके पति की मदद करने से मना कर दिया। आपको बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि आपने इस बात का बदला लेने के लिए उसकी बेटी को मार डाला। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने धरा को नहीं मारा। आपके पति ने आपकी बड़ी बहन के घर तक जाना छोड़ दिया, पर आपने नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि आप बदला लेना चाहती थी। मलाल था मन में, लेकिन नफरत नहीं थी। वो मेरी बड़ी बहन है, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती।
मुझे नहीं पता धरा को किसने मारा। क्या हुआ छवि? मेरी तरफ देखो। मेरी डॉल क्यों डर रही है? अरे रिद्धि, क्या हुआ इसे? चाची, मैंने उसे वहां देखा। कहाँ? वहां। कुछ नहीं होगा, है ना? मम्मा है ना? ये शीतल चाहे जितना भी रोले सर, मुझे इसकी बात पे यकीन नहीं हो रहा है। सिर्फ एक यही थी जो उस दिन जगी हुई थी, बाकी घर के लोग सो रहे थे। शीतल के लिए बहुत मुश्किल नहीं रहा होगा। वो चुपचाप से उठी होगी, मीनल के कमरे में गई होगी, बच्ची को उठाया और उसे मारकर स्टोर रूम में छुपा दिया। बच्ची के जिस्म पर चोट के निशान भी थे और बच्ची से इतनी नफरत की शीतल के पास वजह भी थी। अंदर आ जाओ साहब। साहब एक खबर लाया हूँ। जल्दी बोल। साहब अग्रवाल हाउस में किसी और के पास भी वजह थी उस बच्ची को मारने की। बहुत बुरा हुआ। कोई ऐसे बच्ची को कैसे मार सकता है? मुझे तो लगता है कि कोई बाहर से ही आया होगा। वैसे एक बात बताएं, घर वालों में भी कोई ज्यादा प्यार नहीं था। सिद्धार्थ है ना अपना उमेश का बेटा, 15 दिन पहले उसने कोई बवाल किया था। क्या कर रहा था वहां पे? प्रदीप, जाने भी दो, क्यों बात को बढ़ा रहे हो? जाने दो भाभी। अरे दिन भर दिन हाथ से निकलता जा रहा है लड़का। आप लोगों के लाड प्यार ने बिगाड़ के रख दिया इसे। क्या हो गया प्रदीप? क्या किया सिद्धार्थ ने? अरे भैया, इसने तो किसी के बारे में कुछ पता चला क्या? साहब ऐसा तो कुछ पता नहीं चला, पर वो साहब सिद्धार्थ बहुत गुस्से में था। मुझे नहीं लगता कि आप ये चाहती हैं कि आपके बेटी का कातिल पकड़ा जाए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? सही तो कह रहा हूं। आपने और आपकी फैमिली ने अभी तक हमसे बातें छुपाई। क्या ये सच नहीं है कि 10-15 दिन पहले सिद्धार्थ को लेके आपके घर में अच्छा खासा हंगामा हुआ? सिद्धार्थ, ये फ्रूट्स तुम ये सब क्या है सिद्धार्थ? एक हफ्ते बाद तुम्हारी एग्जाम है और तुम ये सब कुछ देख रहे हो? चाची यार प्लीज, अब ये ज्ञान देना शुरू मत कीजिए। अडल्ट हो गया हूँ मैं अब। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसे वीडियोस देखते हुए। घर में तुम्हारी बहनें हैं, उनके बारे में तो सोचो। प्लीज चाची, ये सब लोग देखते हैं, ये नॉर्मल हो गया है। जिस उम्र में तुम हो ना, उस उम्र में फिसलना बहुत आसान है। प्लीज सिद्धार्थ। अरे हो गया ना, समझ गया मैं। आप प्लीज जाइए यहाँ से। मैं आपके बेडरूम के वीडियोस देख रहा था। कब से मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? रुको, ये वीडियोस ना मैं तुम्हारे मम्मी पापा को दिखाती हूँ, उसके बाद ही तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। सिद्धार्थ, चाची, लैपटॉप, चाची मेरा लैपटॉप दे दो। सिद्धार्थ! प्रदीप उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा थे। उसके बाद उमेश भैया ने भी गुस्से में सिद्धार्थ के ऊपर बहुत ज्यादा पाबंदियां लगा दी थी। तो आपसे झड़प के बाद सिद्धार्थ पर पाबंदियां लग गई, फिर तो उसे बहुत गुस्सा आया। तो क्या सिद्धार्थ ने गुस्से की वजह से धरा को मार दिया? देखो, ये ठीक नहीं है। साहब ने जैसा जैसा बोला था मैंने वैसा किया। अब पैसे देने के मामले में टाल मटोल मत करो। पैसों की जरूरत नहीं होती तो कभी मैं बोलती नहीं। सर, वो कनक का फोन आया था। सिद्धार्थ, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहा है? बताता क्यों नहीं? हाँ, वो दादी कंबाइंड स्टेशन स्टडीज के लिए मनीष के घर जाना था। और एक सेशन तुम्हें हमारे साथ भी करना है। थाने चलो। सर, ये बच्चा है, नादान है। मैं जानता हूँ वो वीडियोस देखना बैन है, अब उसके लिए मेरे बच्चे को इस समय मत घसीटिए प्लीज। ये अडल्ट वीडियोस देख रहा था, इसके लिए हमने इसको यहाँ नहीं बुलाया। इसे मीनल ने वीडियोस देखते हुए पकड़ा, इससे इसकी आज़ादी छिन गई। इसको गुस्सा आया और इसने गुस्सा निकाला मीनल की छोटी बेटी धरा का मर्डर करके। नहीं सर, उस दिन तो मैं अपने घर पे भी नहीं था। मैं तो अपने दोस्त के घर गोमती नगर में था। ये तुम कह रहे हो, लेकिन तुम्हारे फोन की लोकेशंस कह रही है कि जिस दिन धरा का मर्डर हुआ तुम अपने घर के एरिया में ही थे।
बात है भाभी, आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो। डर मत, तेरे श्याम भैया घर पर नहीं है, शाम को आएंगे। इस लड़के की हिम्मत तो देखो। एक मिनट, आप बैठ जाइए, बैठ के बात कीजिए प्लीज। ऐसे खुलेआम मेरे चरित्र पे उंगली उठा रहा है। आपको तो यकीन है ना मेरे पर? झूठ बोल रहा है ये। सर, इसकी गंदी नजर थी मेरे ऊपर कब से, मैं जानती थी, मैंने मना कर दिया। अब देखो क्या क्या बोल रहा है ये मेरे बारे में। सर झूठ बोल रही है ये, सच सब कुछ इन्होंने ही शुरू किया था। सर उस दिन भी मैं बिंदु भाभी के साथ ही था। ये क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये। आपके पर्सनल मैटर में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। एक बच्ची का मर्डर हुआ, हम उसकी तहकीकात कर रहे हैं। इसलिए बताइए, जिस दिन धरा का मर्डर हुआ, क्या सिद्धार्थ आपके साथ? नहीं सर, ये मेरे घर में नहीं था। सर झूठ बोल रही है ये। पापा आप तो मेरी बात का विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूँ पापा। क्या सोचकर तुमने पुलिस को सब कुछ बताया था? तुमने उसके साथ सही नहीं किया। सिद्धार्थ बच्चा है। बच्चा? अपनी माँ की उम्र की औरत पे गंदी नजर रखने वाला बच्चा है। जैसे आप अपने बेटे के लिए रो रही हैं, मैं भी अपनी बेटी के लिए रो रहा हूं। और एक बात याद रखिए, मैं अपनी बेटी के कातिल को कड़ी से कड़ी सजा दिलवा के रहूंगा, चाहे वो मेरा अपना ही क्यों। सर मेरे घर की जो मेड है उमा, वो रातों रात घर छोड़ के भाग गई है। और उसका फोन? उसका फोन लग रहा है लेकिन वो उठा नहीं रही। आप उसका नंबर दीजिए, हम ट्रैकिंग पे डालते हैं। सर, उमा का फोन ट्रेस हो गया है, उन्नाव में है वो। और नाव में है कोई उसका? या सर, उसकी छोटी बहन रहती है। दीदी चाय। दीदी और कितना दिन रुकोगे? अभी तो आई हूँ और तू जाने की बात कर रही है। कुछ दिन रुकूंगी मैं यहाँ। हम बच्ची के कातिल को यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे, अब पता चला कि कातिल तुम। नहीं साहब, आप क्या कह रहे हैं? मैं भला छोटी बच्ची की जान क्यों लूंगी? बिना किसी को कुछ बताए रात के अंधेरे में यहाँ से भागी क्यों थी? 10 साल में 2 बार पगार बढ़ाई है। 2 साल पहले अपनी बहन की शादी के लिए उधार पैसे मांगे थे, वो भी नहीं दिए। मैं पहले ही मन बना चुकी थी कि काम छोड़ना है। काम छोड़ना था तो बता के भी जा सकती थी। इससे पहले कि मैं कुछ बता पाती, घर में इतनी बड़ी घटना हो गई। मैं डर गई थी साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि बिना बताए चुपचाप निकल जाती हूँ। बताती तो वो जाने नहीं देते साहब। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। सच ये है कि तुम्हें उन लोगों से नाराजगी थी, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ाई। गुस्सा भी था क्योंकि तुम्हारी बहन की शादी में उन लोगों ने कोई मदद नहीं की, इसलिए तुमने बच्ची को मार डाला। नहीं साहब, मुझे विमल महतो जी के यहाँ काम मिल गया था। 1 हफ्ते के बाद काम शुरू करना है, इसलिए मैंने सोचा कि 1 हफ्ता अपनी बहन के यहाँ उन्नाव रहकर आती हूँ, इसलिए मैं उन्नाव गई थी। हाँ सर, उमा से मैंने काम की बात की थी। वो मंडे से ही काम पर आने वाले थे। असल में मैंने सुना था कि वो बहुत भरोसे वाली है और काम की भी बहुत तारीफ सुनी। किससे सुनी थी तारीफ? सुनील कंटपाल, वो मेरी बीवी का चचेरा भाई है। उमा की बहुत तारीफ करता है वो। तुम्हें सुनील ने नौकरी दिलवाई थी? हाँ साहब, मैंने उनसे बात करके रखी थी और अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहलवाया था कि विमल जी के यहाँ काम के लिए जगह खाली है। कुछ दिन पहले मतलब? कुछ दिन पहले मतलब किस दिन? 25 तारीख को साहब। 25 तारीख मतलब जिस दिन धरा का खून हुआ। तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? और सुनील ने तुम तक ये बात किससे कहलवाई? शंभू से? नहीं साहब, शंभू तो फटे मुंह का है। उसको काम के लिए कहती तो वो ढोल पीट देता। मुझे कनक ने बताया, वो जो घर के पास जिसकी दवाई की दुकान है। तुमने कनक को काम के लिए बोला था? वो सुनील कंटपाल को कैसे जानती? वो तो नहीं पता साहब, पर उसने कहा था कि वो सुनील साहब से कहकर मुझे काम दिलवाने में मदद करेगी। सुन उमा, तेरे काम की बात हो गई है। सुनील साहब का फोन आया था, कह रहे थे सब सेट है। 10,000 पगार रहेगी, करेगी ना? अरे बिल्कुल करूंगी, मुझे जल्द से जल्द इस घर से बाहर निकलना है। ये ले नंबर, सुनील साहब ने दिया है, विमल महतो का है, इनके यहाँ काम करना है तुझे। सब सो रहे हैं क्या? हाँ, हमने थोड़ी देर बात की, फिर वो चली गई और फिर कुछ देर बाद धरा के बारे में पता चला। कनक तुमसे मिलने कितने बजे आई थी? करीब 4:30 बजे। अब क्या हुआ तुझे? माँ तो भाग गई है। देख, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तू परेशान मत हो। अब पता चल गया तो देखो,
मैं कह रही हूँ हम लोग निकल चलते हैं यहाँ से। सुनील जी के पैसों का क्या करेंगे? अरे भाड़ में गए पैसे, पैसों के लिए क्या अपनी जान दे देंगे? देखो मैं हाथ जोड़ती हूँ, हम लोग निकल चलते हैं यहाँ से, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, भाग चलते हैं यहाँ। थोड़ी देर कर दी तुम लोगों ने, पहले ही भाग जाना चाहिए था। इतने दिनों से हम सुनील का लिंक शंभू के साथ निकाल लेते, पर असल में सुनील के सारे लिंक तो तुम्हारे साथ हैं। कनक, तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से तुम सुनील के ड्राइवर मनोज के साथ रेगुलर टच में थी, अक्सर बातें होती थी तुम्हारी। साहब, सुनील साहब हमसे दवाई लेते थे। कैसी दवाई? मर्दाना ताकत बढ़ाने की दवा। साहब हम सच बोल रहे हैं। तो पहले झूठ क्यों बोला था कि उस दिन दोपहर में तुम वहां थी नहीं, जबकि जिस वक्त धरा का खून हुआ उस वक्त तुम उसी एरिया में थी, और उससे कुछ वक्त पहले तुम उमा से मिलने भी गई थी मीनल के घर पर। तुमने सुनील के कहने पे धरा का खून किया था ना, इसलिए उमा से मिलने गई थी ना? नहीं साहब, मैंने धरा का खून नहीं किया है। किसने किया? किसने किया खून? एक मासूम बच्ची का मर्डर हुआ और तुम चुप बैठी हो, बोलो किसने किया? साहब, एक मासूम को इंसाफ दिलाने के लिए मैं दूसरे मासूम का नाम कैसे ले दूं? मतलब? हाँ मनोज, मैंने उमा से बात कर ली है, वो विमल साहब से बात कर लेगी, तुम सुनील साहब को बता देना, ठीक है? अरे छवि, यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? कोई खेल नहीं रहा क्या? मेरे साथ खेलोगी? हाँ? अरे रुको, मैं दवाई लेकर आती हूँ। रुको, कहीं जाना नहीं। जब मैं छवि के लिए दवाई लेकर पहुंची तो छवि के घर में हंगामा मच गया था, धरा गायब हो गई थी। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, कुछ अजीब सा लग रहा था। बाद में जब पुलिस आई तो पता चला कि धरा का खून हो गया है। तब से मुझे शक है कि कहीं छवि ने तो धरा को, अब बताती भी तो क्या बताती पुलिस को? छवि भी तो मासूम बच्ची है ना, पता नहीं क्या हुआ होगा उस दिन। हमारे पास सर्च वारंट है, घर की तलाशी लेनी। कैसा वारंट? सब कुछ तो देख चुके हैं आप। हमें मीनल और छवि से बात करनी, अकेले में। चेक करो अच्छे से, जाओ। ये सब क्या है सर? छवि छोटी बच्ची है, आप इस तरह इसे सवाल जवाब नहीं कर सकते, डर जाएगी सर। ये हम जानते हैं कि छवि बच्ची है, लेकिन हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसलिए हमारा छवि से बात करना जरूरी है। ये मिसेस दीक्षित है, चाइल्ड काउंसलर है। हम छवि से जो भी बात करेंगे इनकी मौजूदगी में करेंगे। नहीं सर, मैं छवि से कोई पूछताछ नहीं करने दूंगी। क्या सच में ईर्ष्या के भाव में छवि ने अपनी छोटी बहन का इतनी क्रूरता से खून किया था? क्या उसका ऐसा करना मुमकिन था? पुलिस भी ऐसे ही सवालों के बवंडर में फंसी थी। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। छवि के कपड़ों पे मिला खून धरा का ही है। छवि के घर वालों से बात की मैंने, उन्होंने बताया कि छवि धरा से अपसेट रहती थी। उसे लगता था कि मीनल उससे ज्यादा धरा पे ध्यान दे रही है। आयुष, छवि 8 साल की है और छवि ने धरा को पहले सफोकेट किया, फिर चाकू से उसका गला काटा। एक 8 साल की बच्ची में इतनी समझ कहां से आ गई? मुझे ये पॉसिबल नहीं लगता। और धरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से गला काटते वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर यूज किया गया। इंजरी मार्क्स डीप है, एकदम क्लीन कट है, कोई रफ एज नहीं। महज 8 साल की बच्ची ये सब कर सकती है? मुमकिन है? छवि, तुम्हें पता है सारी बड़ी बहनें अपनी छोटी बहन को बहुत प्यार करती है, उसकी केयर करती है ना बेटा? किसी को चोट पहुंचाना गलत बात होती है ना? छवि बेटा, रोते नहीं, चुप हो जाओ। बताओ मुझे, धरा को तुमने चोट पहुंचाई थी? गलती से हो गया होगा, और गलती मान लेना अच्छी बात होती है। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। छवि बेटा, घबराओ नहीं, बताओ। वो टेबल पर थी, मैंने उसे गोद लिया, गलती से वो मेरे हाथ से गिर गई। गिर गई? कहाँ? वो स्टोर रूम में। इतना खून निकल गया, मैंने कुछ नहीं किया था, मैं तो बस उसे गोद लेना चाहती थी। और वो चाकू?
वो तुम लेके गई थी? पता है कि छवि ने धारा को नहीं मारा था। ये बात झूठ है। तुमने हमसे झूठ कहा था। तुमने सारा इल्जाम छवि के सर पर डाला। हमें भी झूठी कहानी सुनी। छवि को भी यकीन दिला दिया कि उसने धारा को मारा। तुम्हें अपनी बच्ची से जरा भी प्यार नहीं है। सर, छवि के बाद मैं 3 बार प्रेग्नेंट हुई। जब मैंने चेक करवाया, स्पेशली पैसे देकर चेक करवाया था मैंने, तब मुझे पता चला कि तीनों बार भी लड़की आई है। इसलिए मैंने एबॉर्शन करवाया। और सबसे कहा कि मिसकैरेज हुआ। चौथी बार जब चेक करवाया सर मैंने, तब नर्सिंग होम के डॉक्टर ने मुझे ये भरोसा दिलाया था कि इस बार बेटा ही होगा। मुझे नहीं पता था सर कि इस बार भी बेटी होगी। इसलिए तुमने उस 8 महीने की मासूम बच्ची को मार दिया। बहुत ज्यादा रो रही थी, इरिटेट हो रहा था मुझे। तुमने पहले भी धारा को मारने की कोशिश की थी, इसलिए उसके ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हुई थी। हाँ, लेकिन वो बच गई मेरे बेवकूफ पति की वजह से, जिससे मैं पीछा छुड़ाना चाहती थी। वो उसी के ऊपर 10 लाख रुपए खर्च करके मेरे सर के ऊपर डाल दिया था। लेकिन मैंने पहले ही प्लानिंग कर ली थी। छोटी बेटी को मारकर उसका इल्जाम डाल दिया बड़ी बेटी के सर पर। नहीं सर, मैंने जानबूझकर छवि को इसमें नहीं फंसाया है, और मैंने भी वैसे ही दिखाया ताकि वो डरे और किसी से कुछ ना कहे। कैसी माँ हो तुम? माँ तो क्या तुम इंसान कहलाने के भी लायक नहीं। एक बार भी नहीं सोचा कि छवि के ऊपर इसका क्या असर होगा? सर, मुझे बेटा चाहिए था। अगर पहली नर्सिंग होम में मुझे जांच के वक्त सही सही रिजल्ट बता देते तो मैं पहले ही एबॉर्शन करवा लेती। इतना सब कुछ होता ही नहीं। समझ नहीं आ रहा तुझे क्या कहूं। तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी सजा भी छोटी है। इतनी पढ़ी लिखी लेकिन सोच इतनी छोटी। तुम जैसे लोगों को परिवार में, समाज में, घर में रहने का हक नहीं। कभी कभी बहुत समय साथ रहने के बाद भी इंसान को पहचानने में भूल हो जाती। मुझसे भी हो। जिस औरत को प्यार किया वो सिर्फ धोखा। वो औरत तुम कभी थी ही नहीं, और तुम्हारे इस चेहरे को मैं पहचानता था। मीनल अग्रवाल को अपनी बेटी धारा का खून करने, पुलिस को गुमराह करने और सबूतों को मिटाने की कोशिश करने के आरोप में आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत गिरफ्तार किया गया है। वो इस वक्त न्यायिक हिरासत में है और केस अभी कोर्ट में है। अग्रवाल परिवार के सदस्य अब तक इस भयानक सच को स्वीकार नहीं कर पाए हैं, खासकर मीनल का पति प्रदीप और उनकी बेटी छवि। इस घटना के दौरान लगे आघात के कारण छवि को काउंसलिंग सेशंस दिए जा रहे हैं ताकि वो इस घटना से उबर पाए। बेटियों के जन्म लेते ही उन्हें मौत के घाट उतार देना यह हमारे समाज में कोई नई बात नहीं है। मीनल अग्रवाल एक पढ़ी लिखी महिला थी जिसने एक आधुनिक सोच रखने वाले व्यक्ति प्रदीप से शादी की थी। मीनल के ससुराल वाले भी खुले विचारों के थे, इसलिए मीनल पर लड़का पैदा करने का कोई दबाव नहीं था। ये मीनल की अपनी मंशा थी। इससे यह बात जाहिर है कि अभी समाज में बदलाव आने में समय लगेगा, पर शायद शिक्षा और जागरूकता के कारण यह परिवर्तन जल्दी आ जाए। और इस देश का नागरिक होने के नाते यह हमारा भी कर्तव्य है कि हम इस बात को लेकर लोगों को जागरूक करें कि कन्या हत्या ना सिर्फ नैतिक रूप से गलत है बल्कि एक कानूनी अपराध भी है। देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क, सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।